नमस्कार, जन मीडिया टीवी में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये खास कार्यक्रम है स्ट्रीट वेंडर्स, जो कि माने जाते हैं पिलर्स ऑफ इकोनॉमी हैं। और इस संदर्भ में जो हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं रविशंकर द्विवेदी जी हैं, जनरल सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश से आज़ाद हॉकर्स स्ट्रीट वेंडर यूनियन। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। रवि जी, स्ट्रीट वेंडर्स एक कहा जाता है कि बहुत बड़ी समस्या हो जाती है जब हम ट्रैफिक की बात करते हैं। इकोनॉमी में भी दर्शाया जाता है, उनका कोई आकलन नहीं किया जाता। दूसरा क्या है कि कभी कभी ये भी कहा जाता है कि कानून व्यवस्था का एक प्रश्न बैठ जाता है जब भी एक मार्केट के एरिया को हम देखें। इन सब परेशानियों को अगर एक जर्नल में एकदम अकाउंट्स की बात कर रहा हूँ कि एक मार्केट है, एक बंदा जा रहा है और उसके लिए इतनी बड़ी समस्या दिखाई दे जाती है कि स्ट्रीट वेंडर की वजह से ट्रैफिक ख़त्म हो गया, कानून व्यवस्था भी एक तरह से हो गया, एंड देयर वोंट बी एनी काइंड्स ऑफ इकोनॉमिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, ये माना जाता है। क्या कहेंगे आप इसके विषय में, और फिर हम यहीं से आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके चैनल को। पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि पटरी दुकानदार कहीं से भी अतिक्रमणकारी नहीं है और वो कहीं भी इंक्रोचर नहीं है। ये हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था का 70% जीडीपी इन्हीं से कवर होता है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात है। इस पर बाकायदे सर्वे हुआ और यही नहीं, नेशनल नहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए कानून बने हैं। और हमारे यहाँ तो कानून 2014 में जाके बना। हमारी नेशनल हॉकर फेडरेशन, जिससे हमारी संगठन बाउंड है, वो 50 साल के लंबे संघर्ष के बाद जाके पटरी दुकानदारों के लिए, जबकि हमें आज़ाद हुए 70 साल होने को आ गए, लेकिन अभी हम कानून देखिए तो बहुत सी जगहों पे कानून नहीं बना। जैसे महिला कानून में देखिए कई बार अड़चने आई। तो स्ट्रीट वेंडर्स का तो कोई था ही नहीं। ठीक है, लेकिन आवाज़ उठती रहती थी धीरे धीरे। कहीं कहीं पे लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अपने अपने प्रदेशों में लड़ रहे थे और इनकी बातों को सरकार धीरे धीरे समझ भी रही थी कि मार्केट है तो जहाँ मार्केट होगा वहाँ पटरी दुकानदार होंगे, क्योंकि व्यवस्था इन्हीं से चलती है और हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। हम आपकी ज़रूरत की चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं और आपकी सुविधा अनुसार पहुँचाते हैं। मतलब आप सोचिए कि कोई घर में बैठा है, उसको घर में ही ज़रूरत है, तो एक ठेले वाला सवेरे अगर वो बेचने जाता है सब्जी या फल, तो आपको पता है कि वो इतने बजे आएगा। आप भले ही 2 घंटे बाद आपको मिले, लेकिन आप अगर घर से नहीं निकल सकते तो आपके घर तक पहुंचा रहा है वो चीज़। अब दूसरी बात है, आप अपनी किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप बैंक में काम कर रहे हैं, आप वहाँ से जब निकले तो आपके घर से फ़ोन आता है कि सर फलाना सामान आप घर लेते आइएगा। तो आप जब बैग उठाए, गाड़ी उठाए, तो आपके सामने जो सबसे पहले मार्केट पड़ेगी, आप उसी मार्केट से सामान खरीदते हुए, परचेस करते हुए आ जाओगे। ऐसा तो नहीं है कि मॉल वहाँ से 15 किलोमीटर दूर हो आपके ऑफिस से, तो आप मॉल जाओगे, वहाँ से जाके सामान लोगे। वो आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है कि वो जो रास्ते में पड़ रही मार्केट है वो ज़्यादा सुविधाजनक। और सीधी सी बात है कि अच्छी और सस्ती, और WHO की ये रिपोर्ट है कि 90% हाइजेनिक फूड अगर कहीं मिलता है तो स्ट्रीट पे मिलता है। अच्छा, ये WHO की रिपोर्ट है, आप इसको कहीं भी सर्च करके देख लीजिए। तो स्ट्रीट वेंडर्स पूरे हाइजेनिक फूड प्रोवाइड कराते हैं। आप देख लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बहुत बड़े बड़े मॉल हैं, अक्सर छापे भी पड़ते हैं फूड इंस्पेक्टर के। आप देखिए उनके यहाँ से कोई भी सामान कभी भी फेंका हुआ आपको सड़क पे नहीं मिलेगा, खाने वाली, जबकि चीज़ें खराब होती हैं। मिठाई की दुकान पे कभी आपको सामान फेंका हुआ नहीं मिलेगा बाहर। लेकिन आप देखिएगा पटरी दुकानदार का सामान आपको गाय या खाने वाले जानवर जरूर वो वहाँ उनके स्थान पे ले जाके डालते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये खराब हो गए, उसको छांट के तब वो सामान आपको बेचते हैं। अगर अंगूर की ठेली में 4 अंगूर सड़ गए तो उसको वो निकालता है, उसके बाद तौलता है आपको। ये चीज़ आपको मॉल में नहीं मिलेगी। आपको अपने अनुसार पैसा भी देने की छूट है। मॉल में गए तो फिक्स रेट है, आप लीजिएगा, पैसा पे करिएगा। यहाँ तो अगर 10 रुपये किलो अगर किसी ने आम बता दिया तो 10 रुपये से आप कहेंगे अरे वहाँ तो 5 रुपये में मिल रहा है, और आप बार्गेनिंग करके उससे 8 रुपये में सामान ले ही आओगे। अब तो स्ट्रीट वेंडर्स तो आपके घर की चीज़ों को, आपके रोज़मर्रा की चीज़ों को आप तक पहुँचा रहा आपके ही अनुसार। तो वो इंक्रोचर कहाँ है? इंक्रोचर तो मेरी नज़र में आप खुद देखिए
कि हम तो चलते फिरते ठेले पे दुकान लगाते हैं, उसके बाद शाम को समेटते हैं, चले जाते हैं। अगर कभी सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कहा गया कि आज वीआईपी मूवमेंट है या आज यहाँ मेला लगेगा, आप लोग यहाँ दुकान न लगा के उधर दुकान लगाइए, तो हम लोग दुकान उसको हटवाने का भी प्रयास करते हैं और वो दुकानदार बंद भी रखते हैं। एक दिन पहले पता रहता है, वो अपना कच्चा माल नहीं तैयार करते, अपने घर का दूसरा काम कर लेते हैं। लेकिन आप उन जगहों को देखिए कि जो बड़े बड़े मॉल हैं, उस मॉल में अगर 4 तल्ले की बिल्डिंग है और उसमें 4 ऑफिस चल रहे हैं और 4 दुकानें चल रही हैं या मॉल के अंदर शोरूम चल रहा है, तो उसमें कितने लोग काम करने वाले हैं? ठीक है। जितने लोग काम करने वाले हैं उतने लोगों की गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था क्या है? अगर गाड़ी की पार्किंग की व्यवस्था उस मॉल के अंदर नहीं तो वो सड़क पे खड़ी है। तो सड़क पे खड़ी हुई वो निर्जीव वस्तु जो कार के रूप में है या आपकी मोटरसाइकिल के रूप में, वो इंक्रोचर है कि इंक्रोचर वो पटरी दुकानदार है जो जीवित है और वो अपने घर का भी पेट पाल रहा है और अपना भी पेट पाल रहा है, अपने परिवार का भी पेट पाल रहा है और साथ में हमको और आपको ज़रूरत की चीज़ों को वो मुहैया भी करा रहा है। हमें देखना ये है कि हमको इनको किस तरीके से व्यवस्थित करना है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक एक्ट आया था 2004 फेरी नीति, उन्होंने इस चीज़ को बहुत गंभीरता से समझा कि पटरी दुकानदारों का भी उतना ही अधिकार है जितना एक आम व्यापारी का अधिकार होता है। उनके लिए एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। ठीक है। जैसे मार्केट में आपने बड़े व्यापारियों के लिए व्यवस्था बनाई, छोटे व्यापारियों के लिए लघु व्यापारी का दर्जा दिया, तो बात होते होते 2004 से चली, लेकिन कानून बनते बनते 2014 में बना। उससे पहले नेशनल वर्कर फेडरेशन को आपको सुप्रीम कोर्ट से हमें 9 सितंबर 2013 को ये आदेश हुआ कि फुटपाथ पे जितना चलने वालों का, बैठने वालों का और बेंचेस का अधिकार है, उतना ही उस पर काम करने वालों का अधिकार है। जस्टिस जीएस सिंघवी साहब की डबल बेंच ने ऑर्डर किया, उसके बाद माननीय पार्लियामेंट से और लोकसभा राज्यसभा दोनों से ही ये कानून 20 फरवरी 2014 को पास हुआ और कानून बना, सेंट्रल एक्ट। उसके बाद प्रदेश में, हमारे यहाँ प्रदेश में योगी जी की सरकार आई। मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि ये जो आपका जो टर्म था वो मनमोहन सिंह का रिजाइम था जब ये एक्ट बना। बिल्कुल सही कहा आपने, उन्हीं के टाइम में बना था। क्योंकि 2014 से लोगों का कंफ्यूजन ये ना हो जाए कि मोदी नहीं, वो मनमोहन सिंह जी की, वो गिरजा व्यास जी के साथ हम लोग उस समय वो मिनिस्टर थी, वो शहरी विकास मंत्री, केंद्रीय शहरी विकास मंत्री, 29 प्रांत के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने पहली बार पटरी दुकानदारों के लोगों ने उनसे वार्ता की और उनके मंत्रालय के अंदर जाके बात की। और जैसे ही एक्ट पास हुआ था तो गिरजा व्यास जी, हम लोग दिल्ली में ही थे, उन्होंने हम लोगों को जब चाय पे बुलाया, हम लोग मिठाई खा रहे थे उनके यहाँ, तो उन्होंने कहा कि मेरे जानने वाले दिल्ली से जो बड़े बड़े लोग हैं, जो हमारे कॉलोनी के लोग थे, उन लोगों ने फ़ोन किया कि गिरजा जी आपने ये कौन सा कानून पास कर दिया कि सड़क पे, फुटपाथ पे अब हम लोग का चलना मुश्किल हो जाएगा। कहें उन्होंने हमको समझाया कि ये कानून बहुत शिद्दत से बनाया गया है, ये इंक्रोचर नहीं है, इनको आपको अपने साथ लेके चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात, सरकार के पास इतनी नौकरियां नहीं, अब उतनी फैक्ट्रियां नहीं रह गई। काम करने के लिए जो एक मैन पावर होती थी, जहां 10 लोग काम करते थे, आज वहां एक जेसीबी मशीन लगा के 1 घंटे में आप काम कर देते हो। तो जो हमारी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है और जो नौकरी नहीं पा रहे हैं या जो लोग काम नहीं है, जिनके पास अपनी पूंजी ज़्यादा नहीं है, तो वो ठेले पे 2x2 के ठेले पे अगर वो अपना व्यवसाय कर रहे हैं खुद की पूंजी से, तो कम से कम इतना तो है कि लॉ एंड ऑर्डर बिगाड़ तो नहीं रहे। क्योंकि आप सोचिए कि देश में अगर 5 करोड़ पटरी दुकानदार यूनियन मानता है, अगर 5 करोड़ पटरी दुकानदारों को उनके रोजगार से बेदखल कर दीजिए, तो ये 5 करोड़ पटरी दुकानदार और उसको डिवाइड कर दीजिए 5 लोगों से, ठीक है, इतने करोड़ लोग क्या करेंगे? पेट सबका है, खाने के लिए सब चाहिए, तो बच्चा चिल्लाएगा तो बाप को भी दर्द होगा, तो वो खाने के लिए अगर रोजगार नहीं कर पाएगा तो वो दूसरा रास्ता इख्तियार करेगा, वो क्राइम की तरफ चला जाएगा बस। और ऐसे ही लोगों में आप ध्यान दीजिए कि पहाड़ों पे क्यों आपको नक्सलाइट एरिया क्यों मिलता है, या आपको जो ऐसी जगह जहाँ पे आप देख रहे हैं आजकल जो आतंकवादी गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ पे लोगों को रोजगार नहीं है, उनके पास खाने के लिए अपने पैसा नहीं है। दूसरा आदमी आता है, उनको एक समय में कहता है कि जहाँ तुम 10,000 कमा रहे थे, हम तुमको 1 लाख दे रहे हैं, तो उसको ये लगता है कि हमारा घर तो सुरक्षित है, भले मेरी जान चली जाए, लेकिन वो इस देश में
कितनी बड़ी दुर्व्यवस्था का वो शिकार होने जा रहा है, ये उसको ज्ञान नहीं है। जी। क्योंकि वो इंसान है, उसको लगता है कि मेरा घर चले और शायद मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा परिवार चलेगा। लेकिन अगर उसी व्यवस्था में 5 करोड़ पटरी दुकानदार रेहड़ी लगा के अपना रोजगार करके जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको तो दिल से सलूट करना चाहिए हमारे समाज को। जी, समाज को, और जो पूरी देश की अर्थव्यवस्था है उसमें एक तरह से पूरा एक सस्पेंशंस की तरह काम करते हैं, जो दिखाई तो नहीं देता लेकिन कहीं पे भी झटका होता है तो उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जी। इसमें बहुत बड़ा, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, अब मैं एक बहुत बड़ी बात कहूँगा कि कोरोना काल ये बहुत बड़ी विभीषिका थी जो वैश्विक महामारी इस दौर में आई, और आप अगर ध्यान करिए जी, अपनों ने और अपने डॉक्टरों ने या अपने सगे परिजनों ने फ़ोन लोगों के अटेंड करने बंद कर दिए थे, लोगों के यहाँ आना जाना बंद कर दिया था। उस लॉकडाउन की विभीषिका को याद करिए। लेकिन उस दौरान आपके घर में सब्जी और फल और ज़रूरत की चीज़ों को कौन पहुँचाता था? मैं तो इतना भी जानता हूँ कि कितने पटरी दुकानदारों ने बुजुर्ग लोगों को, या जो जिनकी तबीयत खराब थी, वो दवाई की दुकान से उनके घर तक दवा भी ले आके पहुँचाते थे और पैसा आके बाद में लेते थे। आप अंदाज लगाइए, जब दुनिया ने, आपके अपनों ने आपसे मुँह मोड़ लिया और जब आपकी किसी की मौत भी हो गई तो लोगों ने जेसीबी से उठवा के उसके ऊपर मिट्टी डलवाई, उसको हाथ नहीं लगाया। उस दौरान आपको पटरी पे काम करने वाला दुकानदार पुलिस की लाठी खाई, और उसके बाद भी आपको सवेरे की सब्जी, सवेरे का फल, दूध, ये सारी चीज़ें पहुंचाई हैं। तो वो विभीषिका याद करिए। उस समय आपके लिए यही पटरी दुकानदार भगवान के रूप में थे। अगर आपको खाने के लिए 10 दिन आपका मकान है, अगर नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप देखिए बाढ़ वाली स्थिति में लोग सरकार को कहने लगते हैं कि वहाँ खाने की चीज़ नहीं, तो ये चीज़ें कौन प्रोवाइड करा रहा है? तो सर्विस प्रोवाइडर तो चाहिए ना। तो स्ट्रीट वेंडर सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो आपकी ज़रूरतों की चीज़ों को आप तक पहुँचाते हैं, जिसके लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ता। हमें इनको देखना पड़ेगा। इनके लिए जो कानून बना है 2014 में, उस कानून को अमली जामा पहनाया 2017 में योगी जी की सरकार ने। उसके बाद आदेश आए जिसको नगर निगम को, जिला प्रशासन को मिल के टाउन वेंडिंग कमेटी का एक गठन हुआ है, जिसमें 40% पटरी दुकानदारों की भागीदारी है। बाकी सभी विभागों के, उसमें पुलिस हो, प्रशासन हो, ट्रैफिक हो, सबकी व्यवस्था लेते हुए एक कमेटी बनी कि जब वेंडर जोन इनके बनाए जाएं तो वो कमेटी के द्वारा पारित होना चाहिए। तो वो पहले उसका सर्वे करता है स्थान का, कहाँ पे कितना ट्रैफिक है, कहाँ पे कौन सी ज़मीन है, किसी की ज़मीन पे अवैध वेंडर ना पहुँच जाएं या अवैध तरीके से वेंडर जोन ना बना दिए जाएं। बाकायदे एक इतनी बढ़िया व्यवस्था बनाई गई है, उस पर केवल काम करने की ज़रूरत है। अब जैसे आप अंदाज़ लगाइए कि स्मार्ट सिटी के मिशन में ये बाकायदे एक्ट में लिखा है कि जो जनसंख्या है शहर की, उस जनसंख्या का 2.5% आप ये मान के चलिए कि पटरी दुकानदार है। ठीक है। तो 2.5% वार्ड पे आ जाइए, तो वार्ड में भी उतने ही वेंडर जोन आपको बनाने पड़ेंगे जनसंख्या के हिसाब से, कि अगर इतने लोग हैं तो इनकी ये ज़रूरत की चीज़ें ये 2.5% के लोग आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। उनके लिए जैसे आपने बड़े बड़े फव्वारे बना दिए, सेल्फी पॉइंट बना दिए, लैंप पोस्ट बना रहे हैं। वेंडर जोन कहाँ है? वो जो आप ये बताइए, बाहर जाते हैं आपको मिलता है ना कि कहीं गैरेज है तो गैरेज की व्यवस्था आपको मिलेगी, डेयरी है डेयरी की व्यवस्था मिलेगी, फल फ्रूट्स की दुकान कहाँ है वो आपको मिलेगी। ये विदेशों में मिलेगा तो विदेशों से ही सीख लीजिए ना। और जबकि हमारा एक्ट साफ साफ कहता है कि जो मार्केट में है वो मार्केट के ही अगल बगल, अगर ट्रैफिक ज़्यादा जाम हो रहा है तो उनको अगल बगल के मार्केट में व्यवस्थित करके उनके लिए वेंडर जोन आप बनाइए। वो अस्थाई वेंडर है, 5 साल के लिए दिया जाता है। अगर वो 5 साल के बाद ज़्यादा विकास हो रहा तो फिर उस वेंडरों को उसी मार्केट से थोड़ा सा कहीं अगल बगल शिफ्ट कर दिया जाएगा। और ये मान के चलिए, जहाँ जहाँ सड़क है और जहाँ जहाँ सड़क रहेगी, ये आप मान के चलिए, आज कानून है, चाहे कानून हो ना हो, पटरी दुकानदार रहेंगे। हमारे यूनियन का कहना है कि फुटपाथ पे जितनी जगह कार की, आप जिस तरीके से बेतहाशा लोगों की घरों में गाड़ियां हो गई हैं, बेतहाशा लोगों ने कार खरीद ली है, 4 पहिया गाड़ी, उसकी खड़ी करने के लिए आपके पास जगह नहीं। आप अपने घर के सामने अपनी 4 गाड़ी सड़क पे इंक्रोच के रूप में खड़ी करते हो, मोहल्ले में लोग आना जाना मुश्किल हो जाता है। वो इंक्रोचर नहीं है। और हमारा एक पटरी दुकानदार जो अपने घर पे एक ठेला भी उठा के अपने घर ले जाता है और उस पर आपको दिन में सब्जी भाजी या ठेला चाय का या बेचता है, उसके बाद फिर वो अपने घर को वापस ले जाता है। आप उसको इंक्रोचर कहते हो? आप खुद सोचो कि इंक्रोचर कौन है।
ठीक। क्या आप बड़े हैं, आपकी 10 लाख रुपए की गाड़ी है या 1 करोड़ की है, तो आप कहीं पर भी खड़ी कर दोगे। और एक ठेला है जो 5,000 का है, उस आदमी को एक पुलिस आएगी और डंडा मारेगी कि यहाँ कैसे खड़े हो। अरे हटाना है तो उस सड़क से पटरी दुकानदार को आप हटा रहे हो, तो पहले बड़ी गाड़ी को हटाओ। आप पूरी मार्केट में घूम के देख के आइए। मैंने तो हमेशा अपने ट्रेड यूनियन में भी कहा और प्रशासन से मांग करता हूँ कि एक दिन बिना कार के, बिना मोटरसाइकिल के एक मार्केट में आप तय कर दीजिए, पुलिस घर मार्केट में गाड़ी नहीं आने दीजिए। एक दिन वो देख लीजिए। और एक दिन ठेले वालों को रोक दीजिए, वो ठेला नहीं जाएगा। मान लीजिए 100 ठेला जा रहा है उस मार्केट में, और लेकिन 1000 गाड़ी जा रही है, उसको भी रोकिए। एक दिन रोकिए, आपको पता चल जाएगा कि इंक्रोचमेंट कहाँ है। वो आपको साफ दिखाई देगा। रोक के देखिए कि गाड़ी ने कब्जा कर रखा है कि हमने कब्जा कर रखा है। हम तो फिर भी, एक गाड़ी वाला हारन बजाता है तो ठेले वाला अपना ठेला जो बचा, इस धूप में, इस चिलचिलाती गर्मी में, पानी में, आप शहर में जाइए घूमने के लिए कहीं पर भी, लेकिन सड़क पे वो चटपटी चाट, वो चटपटी चाय, वो अदरक वाली, लहसुन वाली आपको टिकिया, ये आपको कहाँ मिलेगा? अगर ये सारी चीज़ें मिलती तो लोग सड़कों पे क्यों खाते हैं? बड़े बड़े घर के लोग सड़कों पे चाट खा रहे हैं, फुल्की पी रहे हैं, उसके बाद सस्ती ज़रूरत की चीज़ें भी वहीं से ले रहे हैं, खरीद रहे हैं। आधे ज़्यादा से ज़्यादा घर के रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत सिर्फ स्ट्रीट वेंडर से पूरी होती है, मॉल कल्चर से पूरी नहीं होती है। आप आने वाले समय में अगर मॉल कल्चर को बढ़ावा देंगे तो आप देखेंगे कि सड़ी चीज़ें, आपको क्या आज पैक्ड माल मिलता है, आप खुद ही देख रहे हैं कि आपको कई बार देखना पड़ता है कि वो खोलते हैं घर आके, तो आपको जाके बाद में दुकानदार को कहना पड़ता है कि इसमें तो महक आ रही थी, ये पैक्ड है। वो कहेगा नहीं साहब, वो तो पैक कंपनी से आया था। और एक फल वाले से आप एक सेब लेके जाते हैं, सवेरे उसी सेब को वापस करने जाते हैं क्योंकि वो रास्ते में पड़ता है, वो ठेले वाला तुरंत आपको नया सेब देता है। वो कहता है साहब बाबूजी जाएं हाथ जोड़ के। तो आप ये सोचिए कि हम इंसानियत को कहाँ रख रहे हैं और तार तार कहाँ कर रहे हैं। तो एक प्रश्न मेरा रवि जी और आपसे है कि स्ट्रीट वेंडर, ये हॉकर्स के जो लाइफ स्टाइल है, वो लाइफ स्टाइल को क्या चेंज किया जा सकता है? क्योंकि जो पटरी पे, रेड़े पे जो अपना काम कर रहा है, दिन की अपनी दिहाड़ी इकट्ठा कर रहा है, उस इकट्ठा करने के बाद उसको आगे का क्या डेवलपमेंट हो सकता है, उस दिशा में कोई कारगर उपाय किया गया है सरकार द्वारा? बिल्कुल। अभी PM स्वनिधि के अंतर्गत 10,000 रुपये का लोन माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ठेले पे चाय लगाते थे, ऐसा उनके उद्बोधन में हम लोगों ने अक्सर सुना। और एक ठेले वाला ये मानता है कि देश का प्रधानमंत्री एक ठेले वाला है जी। तो वो इस बातों को समझता है। उन्होंने इस लॉकडाउन के दौरान उन पटरी दुकानदारों के ऊपर बीत रही समस्याओं को, जो ट्रेड यूनियन उनको लिख के भेजते थे, पूरे देश से उनको जो व्यूज़ मिल रहे थे, उस पर उन्होंने गहन चिंतन किया। और पिछले साल ही उन्होंने 10,000 का एक सब्सिडी लोन जो है जारी किया पटरी दुकानदारों को जी। इससे एक सर्वेक्षण भी हो गया कि इस पूरे देश भर में कितने पटरी पे व्यवसाय करने वाले लोग हैं, कौन निम्न आय का है, और उनके साथ एक डिजिटल ट्रांजैक्शन और बैंकिंग सेक्टर को जोड़ने का प्रयास किया माननीय प्रधानमंत्री ने। आप देखिए, एक ठेले वाले को अगर 5,000 रुपये पे चाहिए होता तो बैंक के सामने वो भले भी इस साल से ठेला लगा रहा हो, लेकिन उसको वो बैंक लोन नहीं देता था। उससे कहता था जमीन के कागज ले आओ, मकान के कागज ले आओ, या तो तुम अपना गोल्ड लेके आओ, तभी हम पैसा दें। आज की डेट में बिना किसी गारंटी के आपको अगर लोन कोई दिला रहा है तो वो देश के माननीय प्रधानमंत्री है। 10,000 रुपये का लोन कहने के लिए है कि 10,000 का, 10,000 के बाद 20,000 जब आप चुकता कर दोगे, ये एक विश्वास बैंक का और आपके बीच का एक इस एक्ट के अंतर्गत आया कि जब आप 10,000 चुकता कर दोगे तो 20,000 लोगे, उसको चुकता कर दोगे, फिर 50,000 का सीधे, उसके बाद बड़ा भी लोन है। ठीक है। और साथ में डिजिटल ट्रांजैक्शन की व्यवस्था है PM स्वनिधि में, जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री ने अभी चिट्ठी लिखी, और साथ में इनको 9 कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है कि इनकी सोशल इकोनॉमी प्रोफाइल तैयार हो, कि इनको जो चीज़ों की ज़रूरत है, चाहे इनको वृद्धा पेंशन, अब आपको मैं बताऊं कि इनके लिए वृद्धा पेंशन का भी प्रावधान है। अच्छा। आज उसमें LIC से मिलके हम लोगों ने इसमें लोगों के खाते खुलवाए, और हम अगर किसी के पेंशन का 50 रुपये है, एज के अनुसार है, मान लीजिए 50 रुपये की किस्त है, तो 50 भारत सरकार दे रही है। अच्छा। मतलब 100 रुपये बनती है, तो उसमें एक आधा हिस्सा भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार या प्रदेश की सरकार दे रही है। अब आप अगर 20 साल तक आपने वो पेंशन योजना में आपने पैसे 50 रुपये दिए, जिसमें सरकार भी दे रही है आपको,
तो जब आप रिटायर हो गए, जब आप, क्योंकि जी। ठेले वालों का तो कोई अस्तित्व होता नहीं, ठीक। उनके बच्चे पता नहीं उनको खाने को दे ना दे, देश के प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने ये सोचा कि भाई कल वो जब बुजुर्ग हो जाए, हाथ पैर चलने लायक न रहे, तो आज की दौर में मैंने उसको जोड़ा है कि जो पैसा आज का, जबकि तब तक 15 साल 20 साल में तो बहुत बढ़ जाएगा, 5,000 रुपये आ रही है पेंशन। अगर एक ठेले वाले को घर बैठे 5,000 की पेंशन आज से 20 साल बाद भी मिलेगी, तो भी 5,000 रुपये में वो खा लेगा, अपनी दवाई की पूर्ति भी कर सकता है, जबकि दवाई की भी निःशुल्क व्यवस्था इस योजना में, जो 8 योजना में है, संतृप्त की जा रही है। ठीक तो है। कुल मिला के खाने के लिए अगर आपको 5,000 सरकार दे रही है, जी। तो ये कितना बड़ा प्रयास है, आप ये अंदाज लगाइए। तो सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन से लेके इनके सफाई व्यवस्था को, क्योंकि एक्ट में देखिए सब कुछ लिखा है कि आपको, अगर आपको रेहड़ी के लिए जगह 2x2 की दी जा रही है, तो उस पर आपको कितनी बड़ी दुकान लगानी, कितने समय तक के लिए लगानी है, और उसका किराया भी एक अभी तय होने वाला है, जिसका मासिक शुल्क आप दीजिएगा। तो आप अंदाज लगाइए, अगर 5 करोड़ पटरी दुकानदारों ने 500 रुपये भी पर मंथ का पैसा दिया, तो देश की अर्थव्यवस्था में सरकार को कितना बड़ा रेवेन्यू मिलने वाला है पर मंथ, ये आप इसी से अंदाज लगाइए। अच्छा, एक चीज़ और मेरे को अभी मतलब मैं चाहूँगा कि आप बताएं हमारे दर्शकों को, जो सबसे मुझे क्रूशियल लगता है कि एक पूरा सिस्टम है जिसमें कि हम इकोनॉमी को भी सस्टेन कर रहे हैं, एक हम मेन सस्पेंशंस की तरह वर्कआउट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, प्लस हम लोगों को सुलभ भी कर रहे हैं, चीज़ें हो डायरेक्ट टू मतलब डिलीवरी भी आपको आसान कर दे रहे हैं, चीज़ें सस्तों में सुलभ कर रहे हैं। आपने बताया जो एक हमारे मन में माहित रहता था कि रेहड़ी पटरी का जो स्ट्रीट फूड है वो हाइजीन नहीं होता, आपने कहा कि 90% WHO का रिपोर्ट है वो भी हाइजीन होता है। इतने सब होने के बावजूद जो हमारे मन में एक प्रश्न होता है कि हमारे स्ट्रीट हॉकर्स के लिए हमारे पास सम्मान नहीं है। ठीक है, मैं चाहूँगा कि जो प्रधानमंत्री ने इनके लिए व्यवस्था की है वो सम्मान, जिससे कि हम और जो बाकी सोसाइटी है वो हॉकर से जुड़ सके, वो आप दिखाते हुए उसका उद्बोधन करें। बिल्कुल, मैं अभी उसी पे आ ही रहा था, आपने अच्छा सवाल किया जी। कि प्रधानमंत्री जी ने, देखिए अभी इसी से जुड़ी हुई, जब ये 2 साल हो गया लॉकडाउन जब ख़त्म हुआ, तो मैं आपको ये अभी ये बोर्ड है, ये देखिए जी, ये प्रधानमंत्री जी के यहाँ से सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है। इसमें जिस दुकानदार का ये सर्वे हुआ होगा उसकी फ़ोटो लगी है, उसका QR कोड यहाँ पे है। जब भी इनकी प्रोफाइल खोलिएगा आप, तो आपको तुरंत मिल जाएगा कि ये वेंडर कहाँ पे दुकान लगाता है। साथ में आपने देखिए कि कितना बढ़िया संदेश उन्होंने दिया, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना ने बढ़ाया आत्मनिर्भर भारत का भागीदार, ये भागीदार मानते हैं उनको, मिला अधिकार होंगे सपने साकार। और साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है, आपके श्रम की ताकत को, आपके आत्मबल और आत्म सम्मान को मेरा नमन। जी, ये देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं इस बात को। और साथ में देखिए मैं आपको बताऊं कि आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने 70 सालों में, जब से देश आज़ाद हुआ, ये देखिए उनको लेटर भेजा इस लिफाफे में, और ये 2 पन्ने का लेटर उनके सिग्नेचर सहित आप देख ही सकते हैं। ये 2 पन्ने का लेटर, और इस 2 पन्ने के पत्र में उन्होंने एकदम वर्ड टू वर्ड उन्होंने पटरी दुकानदारों को समझाने का भी प्रयास किया, उनके अधिकार को भी बताने का प्रयास किया, और साथ में ये भी कहा कि आप इस अर्थव्यवस्था में सरकार के ही नहीं, पूरी व्यवस्था के व्यवस्थापक हैं, और आप इंक्रोचर नहीं हैं, आप व्यवस्था देने वाले सर्विस प्रोवाइडर हो। वो आज अगर पटरी दुकानदार को ये प्रधानमंत्री का लेटर मिला है, तो मैं सोचता हूँ कि बड़े बड़े व्यापारी होंगे, वो भी तरसते होंगे कि उनके पास एक प्रधानमंत्री का लेटर आ जाए, चाहे वो 5 स्टार होटल का मालिक क्यों ना हो। आज देश के 5 करोड़ पटरी दुकानदार जिन्होंने PM स्वनिधि लोन के लिए अप्लाई किया, जो सर्वेक्षण में आए, उनके घर घर तक पटरी दुकानदार या नगर निगम और टाउन वेंडिंग कमेटी के लोग उनके यहाँ बुला के उनको ये प्रपत्र, उनको ये दुकानों पे, ये सब दुकान पे अपनी बोर्ड लगाएंगे। तो जब ये बोर्ड लगाएंगे तो उनका आत्मबल बढ़ेगा। जी, कोई आदमी जैसे उनको इंक्रोचर की नज़र से देखता तो कहेगा कि भैया प्रधानमंत्री जी ने दिया, जरा पढ़ लीजिए मेरा काम। ये मैं इसलिए उद्धरण करना भी चाहूँगा क्योंकि मुझे याद है कि लास्ट टाइम कोविड से पहले की बात है, जब PM मोदी ने बताया कि पकोड़े तलना भी रोज़गार है और वो इकोनॉमी को सस्टेन करता है, तो बड़ा हास्य हुआ, विनोद हुआ, लोगों ने उनकी बातों को कटाक्ष किया और ये कहा कि यार रोज़गार अब पकौड़े तलने से होगा। ये इस बात का सबूत है कि कैसे इकोनॉमी को जो है सो सस्टेन किया जाता है। मैं आपको बताऊं
लॉकडाउन में कितनी फैक्ट्रियां बंद हुई? जी। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। लॉकडाउन में सबको पता है जी। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बंद हुई, छोटे रोजगार तो लघु उद्योग तो बहुत ही बंद हुए। जी। उसमें काम करने वाला आदमी, एमबीए करे हुए लड़के, मैं आपको बताऊं मजबूरी में उन्होंने ठेला लिया, ठेले पे आज मोमोज, चाट का पकौड़ा लगा के बेच रहे हैं, और जो बहुत से घरों में, बहुत से लोगों के यहाँ कोई नहीं बचा। एक बुजुर्ग महिला बची है, या एक विधवा औरत बची है, घर के सारे लोग साफ हो गए। अब उसके पास आय का कोई साधन नहीं है, तो वो आज ठेला लगा के वो कम से कम अपनी जीविका तो चला रहा है, भीख तो नहीं मांग रहा है, भीख तो नहीं, गलत काम तो नहीं कर रहा है। जी। अगर वो उस पे लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को ऐसे कालखंड में, जब देश नहीं पूरा विश्व गुजर रहा था, उस दौरान उन्होंने किसी चीज़ का एक ऑप्शन बताया। आज हम भी जानते हैं कल रोजगार शुरू होगा, तो जो लड़का ठेले पे पकौड़ा बेच रहा है या मोमोज बेच रहा है, वो पहले इतना पढ़ा लिखा है, पहले वो जाएगा अपनी सर्विस को लेने के लिए, और जब इसको सर्विस मिल जाएगी तो ठेला छोड़ देगा। लेकिन आज वो भीख तो नहीं मांग रहा, आज वो छिनैती तो नहीं कर रहा है, आज वो चेन स्नैचिंग तो नहीं कर रहा है, आज वो किसी का दुकान से, आप बड़े व्यापारी जा रहे हैं तो उनको कट्टा या पिस्टल लगा के उनसे उनका दिन भर की कमाई तो नहीं छीन रहा। जी। अपना रोजगार ही तो कर रहा है। जी। रवि जी, मैं ये और एक प्रश्न आपसे पूछूंगा कि क्या चैलेंजेज आपको यूपी, चूँकि आपके पास यूपी का एरिया है, एज ए यूनियन पर्सन आप क्या चैलेंजेस देख रहे हैं जिससे कि स्थिति जो 2017 में यूपी गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया वो अभी तक जो है सो ग्राउंड रियलिटी पे नहीं दिखाई देता, ना वेंडर जोन दिखाई देते हैं, ना उसका इम्प्लीमेंटेशन दिखाई देता है, ना बजट में सक्रियता दिखाई देती है। क्या क्या रीजन है? देखिए, उसका सबसे बड़ा कारण तो खुद स्ट्रीट वेंडर है जी, जिनके लिए आप जानते हैं भारतवर्ष में बहुत कानून है। ठीक है। आदिवासी कानून से लेके गरीबों के कानून से, महिला कानून से लेके, आज आपको भी पता है जो सजग है, जो जागरूक है, वो तो उसका इस्तेमाल कर ले रहा है। जो जागरूक नहीं है, भले ही महिला कानून है या आपका किसी भी वर्ग का कानून है, वो उसको पता ही नहीं है, तो उसे क्या पता है। आज जैसे कि एक व्यवस्था हम लोग मान के चलते हैं कि हिंदी या मातृभाषा के अलावा आपकी स्थानीय भाषा, ठीक है, में सारी चीज़ें होनी चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन हो या हाई कोर्ट की आदेश हो या फिर सरकार द्वारा निर्गत आदेश होते हैं, वो ज़्यादातर अंग्रेजी में होते हैं। ठीक है। आप ये बताइए, एक ठेले वाले को अंग्रेजी में ही प्रधानमंत्री जी ने जो चिट्ठी भेजी है, हम कहते हैं ठेले वाला पढ़ा नहीं है, लेकिन उसके घर में एक बच्चा पढ़ा लिखा होगा, 5 तक 10 तक पढ़ा है, वो हिंदी तो पढ़ के अपने पिताजी को बता सकता है कि प्रधानमंत्री की पाती आई है तो उसमें क्या लिखा है। ठीक बात। लेकिन ये अंग्रेजी में अगर ये भेजा होता पत्र हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, तो ये उनके लिए, कहते हैं ना कि अंधे को क्या बोलते हैं, हरियाली से क्या, अंधे को हीरा भी मिल जाएगा तो क्या मतलब है। तो वो उसके लिए ये एक प्रधानमंत्री का लेटर नहीं, ये मिट्टी ही थी। लेकिन आज इसको हम पढ़ सकते हैं। तो एक तो हिंदी, और साथ में इनकी भाषा में इनको समझाने की ज़रूरत है। कानून बहुत बना है, कानून में बहुत सी चीज़ें हैं जिसके लिए अभी हम लोगों को, ट्रेड यूनियन को, मार्केट यूनियन को और ख़ुद पटरी दुकानदारों को आगे आके सजग होना पड़ेगा, जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, एक्ट में ये लिखा है कि आप अगर दुकान लगाओगे तो दुकान के सामने गंदगी नहीं फैलाओगे, साथ में साफ़ सफाई से काम करोगे। अभी हम लोगों का सब सर्वे चला, उसी में हम लोग ये काम कर रहे हैं। लेकिन वेंडर जोन बनाने में जो व्यवस्थाएं अड़चन आ रही है, उसमें सबसे बड़ी बात है कि जो बड़े व्यापारी हैं और वो हमको अतिक्रमण की नज़र से देखते हैं, वो चाहते हैं कि चौक, सिविल लाइंस, अल्लाहपुर, चाहे वो और भी ज़िलों की बात हो, जो मुख्य बाज़ार होते हैं, उन बाज़ारों से इनको हटा दिया जाए और उनकी जगह पे एक लाइन खींच के उनकी गाड़ी खड़ी करने की जगह बना दी जाए। क्या ये उचित है? पार्किंग कहाँ है? जब मार्केट नहीं तो आप ले जाइए, मार्केट बंद ख़त्म करिए, आप जाइए पार्किंग ले आइए, और नहीं तो गाड़ी से आना बंद कर दीजिए। आप क्यों नहीं सोचते? दूसरा, एक्ट में एक बात मैं बताना भूल गया था कि एक्ट में एक प्रावधान है, कानूनी अधिकार है। 50 साल का जो पुराना मार्केट है, जैसे चौक है, सिविल लाइन्स है, इन मार्केट को किसी भी रूप में आपको हेरिटेज मार्केट घोषित कर दिया है।
इस एक्ट ने। ठीक है। तो जब हेरिटेज मार्केट हो गया तो उस व्यवस्था को आपको नहीं बनाया। जैसे पुरानी दिल्ली में आप जाइए तो वो पराठा वाली गली में आप चल भी नहीं पाएंगे, ठीक बात है। लेकिन पराठा गली चल रही है, ठीक। वो हेरिटेज की वजह से चल रही है। ठीक। आज हमारा आपको शहरी विकास करना है ना, तो इलाहाबाद में, प्रयागराज में बहुत बड़ी बड़ी जगह पड़ी हैं। हम डीएम साहब से, हम कमिश्नर साहब से, हम माननीय सांसदों से, माननीय महापौर से, जो भी जनहित के मुद्दों पे जो लोग ये पैसा रिलीज करने की जिनके अंदर ताकत है, वो नई जगहों पे विकास करें, नवी मुंबई की तरह नए शहर को बसाएं। ना कि आपको केवल वही सड़क उखाड़नी है, सिविल लाइन्स की एमजी मार्ग, वही सड़क उखाड़नी है आपकी चौक के घंटाघर की। अरे भैया, नए शहरी का विकास करो, नया शहर बसाओ, उसमें वेंडर जोन भी बना लो खूब चौड़े से, और खूब चौड़ी चौड़ी दुकानें, सड़क भी बना लो, फुटपाथ बना लो, बैठने के लिए लैंड पोस्ट भी लगा लो, कुर्सियां लगा लो, नया शहरी विकास करो। पुरानी जगहों पर उधेड़ बिन क्यों कर रहे हो आप? हम कह रहे हैं कि हमको आप व्यवस्था में ले आइए। देखिए, शहर से जैसे ही आप शहर को बड़ा करना सीखेंगे, वैसे ही वेंडर्स भी उन जगहों पे जाना शुरू होंगे। अभी तो चौक है, सिविल लाइन्स है, तो सारे जगह के लोग घूम के वहीं जाएंगे, चाहे वो खरीदार हो और चाहे वो बेचने वाला आदमी हो। जहाँ 10 दुकानें लगती थी ठेले पे, आज वहाँ 100 लग रही हैं। तो भैया, जब मार्केट नहीं फैलाओगे, एक मार्केट से 100 मार्केट नहीं करोगे, तो वो मार्केट में, उसी मार्केट में जाएंगे जो पुरानी चली आ रही है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो शहरी विकास के लिए, स्मार्ट सिटी के लिए इतना पैसा आ रहा है, उन पुरानी जगहों को क्यों खोद रहे हैं भाई आप लोग? खोदने में पैसा इन्वेस्ट करते हो और उस व्यवस्था में लोगों का घर तोड़ते हो, उस व्यवस्था में आप लोगों की दुकानें तोड़ते हो। इससे अच्छा है कि शहर को थोड़ा लंबा करो, नया शहर बनाओ, न्यू प्रयागराज का नाम दो, और जाइए उसमें जिस तरीके से आपको लगता है कि यहाँ पे वेंडर जोन इतनी दूरी पे होगा, हम तैयार हैं, हम वहाँ जाएंगे तो वेंडर जोन में ही जाएंगे, क्योंकि आपने नए हिसाब से बसा दिया, तो अब आप ठेला कहीं और नहीं खड़ा कर सकते हो। तो आप नई व्यवस्था को ले आओ और कानून को पढ़ते हुए ले आओ, और जो हमारा अधिकार है हम सिर्फ उतना ही मांग रहे हैं, हम किसी से भीख नहीं मांग रहे, और हम व्यवस्थापक हैं, हम व्यवस्था बिगाड़ने वाले लोग नहीं हैं। हमने लोगों की सेवा की है, और समय पड़ने पे आप देख लीजिए, अगर सड़क पे किसी का एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले रेहड़ी पटरी वाला अपनी दुकान छोड़ के तुरंत उसको उठाएगा, उसका सर फटा तो पट्टी बांधेगा, अपना गमछा उठा के बांध देगा। एक बड़े से शोरूम वाला आदमी अंदर से बैठ के सीसीटीवी में देखता है क्या हुआ। आप अक्सर देख लीजिए, मानवता जिंदा है सड़क पे, और ये जीवन भर रहेगी। हम हिंदुस्तान के स्वतंत्र नागरिक हैं, और स्वतंत्रता का जितना अधिकार बड़े लोगों को प्राप्त है, उतने अधिकार हमें भी प्राप्त है। हम वो अधिकार लेके रहेंगे। उसके लिए हम हमारा यूनियन, शक्तिमान घोष साहब और नेशनल हॉकर फेडरेशन, आज़ाद हॉकर यूनियन लगातार प्रयासरत है। जाते जाते हमारे जो व्यूवर्स हैं, या आप ये कहिए कि जो नागरिक हैं प्रयागराज के, यूपी के, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे और गवर्नमेंट से क्या अपील करेंगे? मैं बस यही बताना चाहूँगा कि पहले तो मीडिया का आपके बहुत बहुत आभार कि आपने आजकल आप देखिए कि लोग स्मार्ट सिटी से संबंधित बात छापेंगे भी, उसको चैनल पे भी चलाएंगे, लेकिन कोई भी नीचे देखिए, शुरुआत तो एक आने से शुरू होती है। शून्य से आप शुरू करेंगे, तब जाके लाख पहुँचेंगे, लाख से करोड़ पहुँचेंगे, लेकिन आप शून्य को छोड़ नहीं सकते। तो हम भी उसी व्यवस्था में हैं। आप सोचिए कि जिस पटरी दुकानदार से आप सामान खरीदते हैं, अगर ये मार्केट से हट जाएं, तो आप सोचिए कि मार्केट में, मॉल से आप सामान लेंगे, और जब पता चल गया इस मॉल कल्चर वाले लोगों को कि अब अगल बगल रेहड़ी नहीं लग रही, तो ये बेतरतीब उसके माल के भाव बढ़ाएंगे, और आप मजबूर होगे लेने पे। आज एक ठेले पे हम सामान खरीदने जाते हैं, और 5वें ठेले पे पैसा पूछते पूछते 5वें पे जाके सामान खरीदते हैं। ये जीवन का सत्य है। चाहे जितना बड़ा आदमी हो, वो एक ठेले पे जरूर पूछता है, दूसरे पे जरूर जाता है। गरीब आदमी भी होगा तो भी जाएगा और पूछेगा। तो हमसे तो आप बार्गेनिंग करते हो, और अपनी सुविधा अनुसार आप जो चीज़ समझ में आती है वो खरीदते हो, लेके जाते हो, और अगर कोई गलत चीज़ आई तो सवेरे ले आके मेरे यहाँ शिकायत भी करते हो। मैं ये कहूँगा सब लोगों से, जितने व्यूवर्स हैं, कि आप लोग पटरी दुकानदारों को उनकी व्यवस्था के रूप से देखें। हाँ, जहाँ कहीं आपको ये सड़क के मोड़ पे या फुटपाथ से ज़्यादा दिखाई दें, तो उनको आप थोड़ा सा आप भी जागरूक करिए कि भैया देखो, कानून तुम्हारा भी बन गया है, तुम हमारे अधिकार को अगर खाओगे तो हम तुम्हारी दुकान यहाँ से हटवा सकते हैं।
तो तुम अगर पीछे लगाओगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। लोगों को समझाइए, अवेयर करिए, और हाइजीनिक फूड जो दे रहा हो उन्हीं से खाइए, क्योंकि हमारे यहाँ फूड इंस्पेक्टर जाता है, वो लाइसेंस भी एक साल का बना रहे हैं, और इनकी समय समय पे सरकार मॉनिटरिंग कर रही है। अब ट्रेड यूनियन के जो लीडर्स हैं वो भी जाते हैं, देखते हैं कि कौन कैसा व्यवहार कर रहा है। जहाँ कहीं पटरी दुकानदार किसी अभद्र भाषा का प्रयोग पहले किया करते थे अपने ग्राहकों से, अब आप जाके देखिए तो अब भैया बंधु करके करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एक देश के इतने बड़े प्रधान सेवक प्रधानमंत्री ने उनको अपना एक लेटर भेजा, उनके आधार के लिए एक चिन्ह भेजे, तो हम अगर कोई बात हमारे प्रति निकलेगी तो प्रधानमंत्री के ऊपर उंगली उठेगी। तो हम उस व्यवस्था के रूप में अच्छी व्यवस्था दें और न्यूसेंस क्रिएटर न बने, इसका ध्यान रखें और लोगों को जागरूक करें। जी, ये आप देख रहे थे स्ट्रीट हॉकर्स वेंडर्स जो कि पिलर ऑफ इकोनॉमी है। हाँ, जो गलती हुई है वो शायद हमारे प्लानिंग में हुई, क्योंकि हमने अपने प्लान में कभी उनको जगह ही नहीं दी और उनको दुर्व्यवस्था का एक प्रारूप माना, जो कि हो सकता है कि हमारे सोच से परे हो। और यही कारण है कि अब अगर कोई नया सिटी बसाया जाए, चाहे वो प्रयागराज में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, या फिर यूपी में, या फिर इंडिया के किसी कोने में, तो वेंडर जोन के साथ उसको स्टार्ट किया जाए, जिससे कि आपको ट्रैफिक का भी मतलब जो ट्रैफिक का जो अव्यवस्था है उसको भी सुधार मिल सके, और साथ में जो आजीविका का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो कॉन्टीन्यूसली चलता रहे। जो कलाम साहब ने जिसको सीधा सीधा लिखा हुआ था कि अगर आजीविका पे आपका कहीं पे दिक्कत आती है तो उसका प्रोपोर्शन सीधा सीधा क्राइम से होता है। तो उस क्राइम को शायद ये जो हॉकर्स हैं उन्होंने डिस्करेज किया है। और इस कार्यक्रम में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मैं जन मीडिया टीवी से विकास अपने साथी SB सिंह जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपको। नमस्कार।